बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और आगाज़ भी बहुत अच्छा हुआ होगा। और मज़ीद आपकी सुबह को खूबसूरत बनाने के लिए हम हाजिर हैं। मैं हूँ माहम जाहिद और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लाहौर में जनाब कई दिनों के बाद आज मौसम ने थोड़ी सी अंगड़ाई ली है और खूबसूरत धूप ने फजा को खुशगवार बना दिया है और आज ये धूप जरा अच्छी लग रही है आपको इतने दिन के बाद। लेकिन दूसरी तरफ गुजरात और गुजरांवाला डिवीजन में रिकॉर्ड बारिश ने तबाही मचा रखी है। हालिया तारीख में ये बारिश बदतरीन रीजनल रेन फॉल करार दी जा रही है। गलियां, बाजार, खेत और घर सभी पानी में डूबे हुए हैं। कई जगहों पर तो 4-4 फीट तक पानी खड़ा है, जिससे निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया है। दुआ है कि अल्लाह ताला सब पर रहम करे और हालात को बेहतर बनाए। जी बिल्कुल। और जी प्रोग्राम में सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की ही कि महकमा मौसमियात ने मुल्क भर के लिए क्या अलर्ट जारी किया है। तो कहा यह जा रहा है कि जी शदीद बारिशों का नया अलर्ट आएगा और भारत की जानिब से भी हम देख रहे हैं कि दरियाओं में मजीद पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे मजीद सैलाब के खदशात बढ़ चुके हैं। इस हवाले से भी ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है आपके साथ शेयर करेंगे। मुख्तलिफ शहरों से अपने नुमाइंदगान से बात करेंगे और मुख्तलिफ गेस्ट के हवाले से भी हम उनसे भी इंफॉर्मेशन लेंगे कि आगे आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। और प्रोग्राम में आपको पता है सेहत को हम ज़रूर जो है वो ज़ेर बहस लाते हैं, उस मौजू पर बात करते हैं। तो आज एक अहम मसले पर हम बात करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि ये बीमारी आखिर क्यों बढ़ रही है और उसके नुकसानात क्या हैं। इसका इलाज जड़ी बूटियों के जरिए ये बीमारी का नाम है किस हद तक हाँ मुमकिन है। ये सब वो नून नहीं था ना, तो मैंने कहा पता नहीं शायद ये सब हमारे माहिर तिब आपको आसान और आजमूदा नुस्खों के जरिए बताने वाले हैं। इसके साथ साथ हम एक ऐसे मौजू पर भी गुफ्तगू करेंगे जो बराह रास्त अवाम के हक से जुड़ा हुआ है और वो है हर शहरी का सरकारी मालूमात हासिल करने का हक। ये कानून कितना मौसर है और इस पर कितना अमल दरामद हो रहा है, ये जानने के लिए हम माहिरीन से बात करें और इसके साथ साथ सियासत का भी तड़का लगाएंगे, क्योंकि प्रोग्राम में हम सियासत के हवाले से बात करते हैं। तो सूबों के क़याम के हवाले से भी बात हो रही है। कालाबाग डैम और सदारती निज़ाम जैसे मौज़ूआत जो हैं वो मुल्क में इस वक्त जो हैं वो ज़ेर बहस हैं। लेकिन वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने जी जो बातें की हैं उस पर भी हम तज्जिया लेंगे और ख़ूबसूरत जिल्द के हवाले से ही बात करेंगे कि खूबसूरत जिल्द के क्या मसाइल होते हैं और अपनी स्किन को कैसे आप ग्लोइंग बना सकते हैं, चमकदार स्किन कैसे हासिल की जा सकती है, रंग गोरा कैसे किया जा सकता है। इस पर भी मारूफ हर्बलिस्ट हमारे साथ होंगे, उनसे भी बात करेंगे। और इसके साथ हम बरतानिया में पाकिस्तानी तलबा को दरपेश मुश्किलात पर भी बात करेंगे। बरतानवी हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का ऐलान किया गया है। इस फैसले का पाकिस्तानी तलबा पर क्या असर होगा, इस पर वीज़ा कंसल्टेंट हमारी रहनुमाई करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया की बात करेंगे कि कौन सी खबरें टॉप ट्रेंड बन रही हैं, कौन सी स्टोरीज सबसे ज्यादा शेयर हो रही हैं और लोग किस मौजू पर सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। ये सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल। और नाज़रीन, अगर इत्तेफाक से आपसे कोई सेगमेंट मिस हो जाता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। हम हमेशा से कहते हैं कि हमारे सोशल मीडिया पेजेस मौजूद हैं, वहां पर आप जाएं और अपना मनपसंद सेगमेंट दोबारा से आप एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। माहम हमें बताएंगी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत। जी बिल्कुल, अब जानते हैं मौसम की सूरत हाल। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि जनूबी अजला में मरतूब रहने की तवक्को है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोहसारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की। यहाँ पर बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। गिलगित में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 28 और कम से कम 15 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 23 और कम से कम 10 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं आजाद कश्मीर, जहां अक्सर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 30 और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान है। अगर बात करें श्रीनगर की तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 27 और कम से कम 16 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान
वादी के चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई की है। और अब बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। यहाँ पर बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। फूलों के शहर पेशावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा जो है वो 35 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 26 और कम से कम 14 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोहिस्तान, शांगला, बडग्राम, एबटाबाद, मानसहरा, कुर्रम और हरिपुर में बारिश का इम्कान है। और अब नजर डालते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर। यहाँ पर बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बागों के शहर लाहौर लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर इक्तदार इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 32 और कम से कम 24 डिग्री रहेगा। शहर मुल्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 37 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, मरी और गिलियात में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई की है। और नाज़रीन, अब बात करते हैं रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान की। यहाँ पर बेशतर इलाकों में मौसम गर्म जबकि साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। फलों के शहर कोयटा की बात करेंगे, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 और कम से कम 15 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान यौब, मूसाखेल, बारखान, लसबेला, खुसदार और गिरदो नवाह में चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। और नाज़रीन, आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं सूबे सिंध का मौसम। यहाँ पर बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा, ताहम साहिली इलाकों में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। शहर इक्तदार कराची लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 35 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि हैदराबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा जो है वो 40 और कम से कम 29 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सांगढ़, थरपारकर, उमरकोट, सिब्बी, बदीन, ठट्ठा और गिरदोनवाह में बारिश की पेशगोई की है। नाज़रीन, भारत की आबी दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। दरियाए चनाब और सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया गया है। हेड मराला से 5 लाख क्यूसिक का बड़ा रेला दरियाए चनाब में दाखिल हो चुका है। खानकी और हेड कादराबाद पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। गुजरात और वजीराबाद समेत मुतादिद देहातों के ज़ेर आब आने का खदशा है। और हम देख रहे हैं कि दरिया पहले से बिखरे हुए हैं और दरियाए चनाब, मुल्तान डिवीज़न के दही इलाकों में भी तबाही मचाई जा रही है। दरियाओं की जानिब से हम देख रहे हैं कि दरिया जो है वो बिफर चुके हैं और सैलाबी सूरत हाल है और करीबी देहात जो है वो डूब चुके हैं। खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। सैलाबी रेला जो है वो तेज़ी से हेड मोहम्मद वाला की तरफ बढ़ रहा है, जिससे मुल्तान शहर में भी खतरात जो है वो बढ़ चुके हैं। हिफाजती बंद शदीद दबाव में है और शहर को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डालने की भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और आई थिंक हमें लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं इरफान काटिया साहब, DGPDM में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू पाकिस्तान। और जिस तरह से हम सिचुएशन देख रहे हैं, नवा स्पेल जो है वो दाखिल हो चुका है, मज़ीद बारिशें भी मुतवक्के हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं सैलाबी सूरत हाल भी है, दरिया भी बिफर रहे हैं। तो ओवरऑल क्या सिचुएशन रहेगी आने वाले वक्तों में मौसम की, और अगर पानी मजीद भारत छोड़ता है तो फिर क्या सूरत हाल हो? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त बिलाशुबा तीनों जो मेन हमारे दरिया हैं उनमें पानी के जो हिस्टोरिकल पीक्स हैं वो गुजर रही हैं और ये सिंध में दाखिल होने के लिए अपना रास्ता इख्तियार किए हुए हैं। इस वक्त जो मेन हमारी पीक थी, जो 26 अगस्त की रात जो मैक्सिमम पानी था 9,17,000, ये अब तमाम अपना रास्ता इख्तियार करते हुए हेड त्रिमू से डाउन स्ट्रीम हेड मोहम्मद वाला की तरफ पहुंच चुका हुआ है। और इसी तरीके से जो रावी का पानी है वो हेड सदराती में, आपके इल्म में है कि हमने 36 घंटे पहले इसमें एक ब्रीच भी किया। अब वो पानी भी दरियाए चनाब के पानी से मिलने के लिए बिल्कुल पहुंच चुका हुआ है और अल्टीमेटली ये दोनों पानी मुल्तान में दाखिल हो जाएंगे। अब मुल्तान में इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन है और अगले जो 24 से 36 घंटे हैं वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। उसमें खास तौर पे हेड मोहम्मद वाला पे खुदा न खास्ता किसी भी किस्म का
क्रिटिकल डिसीजन लेना पड़ सकता है, जिसको ऑलरेडी तमाम तर उसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हेड मोहम्मद वाला के डाउन स्ट्रीम जो शेर शाह ब्रिज है, वहाँ पे ऑलरेडी क्रिटिकल गेज जो है वो अपने नुक्ता तक पहुंच चुकी हुई है और वो अटेन हो चुकी है, और खुदा न खास्ता अब किसी भी वक्त पे शगाफ डालने का बिल्कुल ठीक है, शगाफ डालने की जरूरत पेश आ सकती है। इरफान काठिया साहब, ये भी बताइएगा कि गुड्डू बैराज के हवाले से बताया जा रहा है कि वहाँ पानी पहुंचेगा, कितने क्यूसिक का रेला जो है वहाँ पर मुतवक्की है, और सिंध की अगर हम बात करें तो कितने अजला खुदा न खास्ता सिंध के मुतासर हो सकते हैं? जी, सिंध का तो ज्यादा फिर सिंध एडमिनिस्ट्रेशन और सिंध पीडीएम में ही बता सकता है। मैं सिर्फ ये बताऊंगा आपको कि गुड्डू पे तकरीबन 6 और 7 की दरमियानी शब ये पानी पहुंचेगा, जिसको हम फोरसी कर रहे हैं, या 8 से 9 लाख के दरमियान रेला होगा जो डाउन स्ट्रीम गुड्डू सिंध में दाखिल होगा। टीजीपीडीएम में इरफान काठिया साहब हमारे साथ मौजूद थे और सूरत हाल से मुतालिक हमें बता रहे थे। वो बता रहे थे कि मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला के करीब जो पानी है वो पहुंच चुका है और आगे शगाफ डालने की भी तैयारियां हैं। और अगर हम देखें तो पंजाब से सैलाबी रेले जो है अब सिंध की जानिब रवा दवा है, और जिस तरह से आपने देखा कि दरियाए चनाब के हवाले से बताया जा रहा है कि वहाँ पर जनाब तुग़यानी है, और तकरीबन 6 लाख क्यूसिक का जो सैलाबी रेला हेड तरेमू से गुजरने के बाद अब ये सैलाबी रेला हेड पंजनत की जानिब जा रहा है, और वहाँ से बताया जा रहा है कि ये रेला पंजनत के मकाम पर पहुंचेगा, जिसके बाद दरियाए सतलुज में 1 लाख क्यूसिक का रेला 5 सितंबर की सुबह पंजनत के मकाम पर शामिल हो जाएगा। तीनों दरियाओं के रेलों के बाद पंजनत पर मजमूई तौर पर 7 लाख क्यूसिक तक का बहाव मुतवक्के है, और ये बड़ा रेला फिर 6 सितंबर तक गुड्डू बैराज तक पहुंचने का इम्कान है, जिसके बाद 71 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद कोट मिठन के मकाम पर सैलाबी रेले दरियाए सिंध में शामिल होंगे। सैलाबी रेला सखर और कोटरी बैराज से होता हुआ तकरीबन 3200 किलोमीटर का सफर तय करके 13 सितंबर को बुहेरा अरब में शामिल हो जाएगा। जी बिल्कुल, और हम ये सूरत हाल देख रहे हैं कि और डीजीपीडीएम में भी हमें बता रहे थे कि अब दरियाए सिंध की तरफ जो है वो तमाम तर सूरत हाल है और ख़तरात मंडला रहे हैं। मुल्तान में भी हम देख रहे हैं कि सैलाब के जो है वो खदशात बताए जा रहे हैं। और माहम अगर देखा जाए तो गुजरात में भी कल रात जो है वो बड़ी खौफनाक इत्तलात वहाँ से आ रही थी, सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं थी वहाँ पर। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे अब्दुल सलाम वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अब्दुल सलाम, कहिएगा कि गुजरात और गिरदोनवा में जो देहात भी हैं वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, और कितनी अब तक जो तबाही है वो देखने में आई है? जी बिल्कुल, गुजरात में मुकम्मल तबाही हो चुकी है। मैं इस वक्त मोहल्ला शाह हुसैन में मौजूद हूँ। जैसे जैसे मैं पीछे जाता जाऊंगा तो पानी की सतह बुलंद होती जाएगी। गुजरात में हर जगह पानी पानी है। देहात की अगर बात करूं तो वहां पर सैलाबी पानी है। अगर शहर की बात करूं तो वहां पर गुज़िश्ता रोज अर्बन फ्लडिंग थी, मगर जिला इंतजामिया की नाक़िस अमली की बिना पर जो सैलाबी पानी है वो गुजर गांव से होता हुआ गुजरात अंदरून शहर के अंदर दाखिल हो चुका है। गुजरात में करोड़ों रुपए का जो है, अरबों रुपए का माल जो है लोगों का वो नुकसान हो चुका है। घरों का तमाम सामान जो है तबाह हो चुका है। बाजारों समेत गुजरात की सबसे बड़ी मार्केट, महंगी मार्केट है कोट रोड, वहां पर ब्रांड की दुकान है वो मलियामेट होगी। पानी ने हर चीज को बहा दिया है। गुजरात की अगर बात करूं तो 90 से ज्यादा देही एरिया है जिनमें जो है सैलाबी पानी दाखिल हो चुका था। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से जिला इंतजामिया को हम रिपोर्टर्स हजरात समेत जो है अहले इलाका, अहले दही समेत जो है सियासी समाजी तंजीमें 12 कह रही थी कि ये बांध टूटे हुए हैं, इनकी मरम्मत बर वक्त की जाए ताकि गुजरात की शहरी बातें के, मगर जिला इंतजामिया आला अफसरान सिर्फ मरियम नवाज को फोटो सेशन तक महदूद रखा हुआ था, और फोटो सेशन के बाद जो है गुजरात आज पानी पानी हो चुका है। गुजरात में अगर बात करूं तो पूरे शहर के हवाले से तो 4 से 5 फीट के करीब पानी है। माहिदा घोटकी अब्दुल शकूर ने ज्वाइन कर लेते हैं। अब्दुल शकूर, बताइएगा घोटकी में इस वक्त क्या सूरत हाल है और कितने देहात मुतासर हुए हैं सैलाबी पानी से? जी बिल्कुल, हालिया भारतीय आबी जारियत के बाद जो है दरिया सिंध में मुसलसल पानी में जो है वो इजाफा हो रहा है, जिसके बायस सैकड़ों देहात जो है वो पानी की लपेट में आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी जो है वो घोटकी के कच्चे में जो है वो आया है, जिसके बायस यहाँ के इलाका में की जो सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि हमें हुकूमत की तरफ से जो है कोई सहूलियत मुहैया नहीं की गई, और हम अपनी मदद आपके तहत जो है हिफाजत के लिए
मकामात यहाँ पे जो है सामान शिफ्ट कर रहे हैं और महफूज मकामात पर जो है वो अपना सामान लेके जा रहे हैं। अपनी जो है निजी कश्तियों के ज़रिए हुकूमत की तरफ से कोई जो है वो हमें सहूलियत फराम नहीं की जा रही। यहाँ पे पानी आने के बाद जो है माल मवेशी जो है वो बीमार हो गए, वो मर रहा है और यहाँ पे ज़ईफ़ बूढ़े बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। और यहाँ पे राब्ता सड़कें जो हैं जिन पे पानी आ गया, जिसकी वजह से आमद रफ्त का रास्ता जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कच्चे के एरिया में। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि हमें ज़राए से मालूम हुआ है कि दरिया सिंध पर जो 106 मकामात जो है हसास करार दिए गए हैं, जिसमें से 18 जो मकामात हैं जो बंद हैं उनको जो इंतहाई हसास करार दिया गया है, जिसमें जो है शेंक बंद घोटकी भी जो है वो मौजूद है, जिस पर हुकूमत की तरफ से जो है वो मरम्मती काम जारी है, उस पर जो दिन रात जो है वो काम किया जा रहा है। जी तो घोटकी में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन हुकूमत की जानिब से भी इकदाम किए जा रहे हैं, वहाँ अवाम को सहूलियात पहुँचाई जा रही हैं और ख़दशात भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल भी है और अवाम जो है वो उनकी नकल मकानी भी इस वक्त जारी है। तो हम देख ही रहे हैं कि दीगर इलाकों में भी जिस तरह से हम देख रहे थे घोटकी में वही सूरत हाल है, गुजरात में भी पानी जमा है, इंतजामिया मुतहरिक दिखाई दे रही है, लेकिन कोशिशें कर रही है, लेकिन ये कोशिशें कभी भी काफी नहीं हो सकती। देखे ना, जो लोग अपने घरों को छोड़ कर आए हैं, जो मतलब सहूलियात घरों में दस्तयाब थी, अब वो वहाँ पर तो दस्तयाब नहीं है और उसके बाद उनका दुख दर्द अलग है। देखें, सब कुछ उनकी जमा पूंजी जो है वो सैलाबी पानी की नजर हो गई है। तो इस वक्त यकीनन वो परेशान हैं और साथ ही साथ जहाँ पर उन्हें इमदाद की ज़रूरत है, वहीं पर उनका जो हौसला है वो भी बढ़ाने की ज़रूरत है, उन्हें कहीं ना कहीं कंसोल करने की ज़रूरत है। तो जनाब, इसके साथ ही प्रोग्राम में अब ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कुछ और मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि हम ताज़ा तरीन सूरत हाल देख रहे हैं, हमारा मुल्क जो है वो इस वक्त कुदरती आफत से दो चार है और कुदरती आफात जो हैं वो आजमाइश होती हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन आजमाइशों में उम्मीद की किरण बनकर आते हैं। और हम देख रहे हैं कि मोहल्लनवाल में सैलाब सब कुछ बहा ले गया, घरों की छतें उड़ गई, जिंदगी का जो साजो सामान था वो मुतासिर हो गया और इन्हीं दौरान हम देख रहे हैं कि 9 बच्चियों का जो ख्वाब है वो भी डूब गया, जिनका जहेज था वो भी पानी में डूब गया। मगर जब ये दर्दनाक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो फिर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने सिर्फ खबर नहीं देखी बल्कि कदम भी बढ़ाया। गवर्नर पंजाब खुद मुतासरा फैमिली के घर पहुंचे, डूबे हुए घरों को देखा, सिर्फ दुख सुनने नहीं बल्कि दुख दर्द बांटे भी और फिर वो ऐलान किया जिसने उन 9 खानदानों में नई जिंदगी की उम्मीद जगा दी। इन तमाम लड़कियों की शादी का बंदोबस्त मैं खुद करूंगा। जी हाँ, सरदार सलीम हैदर ने शादी की मुकम्मल जिम्मेदारी उठा ली है। और सिर्फ यही नहीं उज़ैर, हम देख रहे हैं कि मुतासरीन के लिए रोज़ाना 3 वक्त का खाना और रेड क्रिसेंट के मेडिकल कैंप्स और खैमों की फराहमी का भी उन्होंने ऐलान किया है। और उनका कहना था कि ये वक्त सियासत का नहीं है बल्कि इंसानियत का है और दैट्स रियली अप्रिशिएटेड कि उनकी जानिब से इतना बड़ा कदम उठाया गया है। और जो बच्चियां जिनका जहेज पानी में डूब गया है उनकी शादी करवाना, उनके लिए जितनी भी वहाँ तारीफ की जाएगा, मैं अब देखें, अब आप देखें कि जो वालिदैन हैं अब वो किस किस तरह से एक पाई जमा करके अपना पेट काट के अपनी बच्चियों के लिए जहेज बनाते हैं और वो अचानक सैलाबी लेले की नजर हो जाए। हम देखते हैं क्या बीतती होगी। हुकूमती नुमाइंदगान को हमेशा तनकीद किया जाता है, लेकिन वो बहुत से अच्छे काम भी कर रहे होते हैं और जैसे कि ये हमारे पास एग्जाम्पल भी हैं और काबिल तारीफ हैं और जिस तरह से वो मदद कर रहे हैं लोगों की, ये काफ़ी खुशाइंद बात है और हुकूमती नुमाइंदे से एक्सपेक्ट करना ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। जी आगे बढ़ते हैं, एक और इंटरेस्टिंग खबर कह लें, दुखी खबर कह लें, यहाँ पाकिस्तानियों के लिए मायूसी की ही बात है कि जो हम देख रहे हैं ICC की नई T20 रैंकिंग जारी हुई है और पाकिस्तानी शायकीन के लिए यहाँ भी मायूसी है कि बाबर आजम 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 21वें, जबकि मोहम्मद रिजवान 2 दर्जे नीचे आकर 22वें नंबर पर आ गए, यानी कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं। देखिए, मायूसी तो है ही, लेकिन ये उनके लिए एक मैसेज भी है कि अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें खुदारा। दूसरी जानिब भारत के अभिषेक शर्मा बदस्तूर सर फहरिस्त हैं, तिलक वर्मा दूसरे और इंग्लैंड के फिल सॉल्ट तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के हसन नवाज ने 2 दर्जे तरक्की पाकर 32वीं पोजीशन हासिल की और आगा सलमान 18 दर्जे बेहतरी के बाद अब 59वें नंबर पर आ चुके हैं। और बॉलिंग में हम देख रहे हैं कि शाहीन शाफरीदी 8 दर्जे बेहतरी के साथ 26वें नंबर पर हैं, जबकि हारिस रऊफ 4 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 28वीं पोजीशन पर हैं। ऑलराउंडर्स की फहरिस्त में भारत के हार्दिक पांड्या बदस्तूर वो नंबर 1 पर बराजमान हैं। रैंकिंग में ये उतार चढ़ाव जाहिर करता है कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट में मुकाबला बहुत सड़ा हो चुका है। देखना ये कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अब अगले मैचेस में किस तरह कमबैक करते हैं।
पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए यही वक्त है कि अपनी कारकर्दगी में तसलसल लाया जाए, क्योंकि मैदान में तो जनाब परफॉर्मेंस ही असल जवाब है। इसकी कोई तावील अगर आप देंगे तो वो काबिल कबूल नहीं है, उसका कोई फायदा भी नहीं। और उज़ैर, खेलों की ही दुनिया से एक और बहुत ज़बरदस्त खबर है जी। फुटबॉल के सुपरस्टार हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वो सिर्फ अब खेल के मैदान में ही नहीं छारे, बल्कि सयाहत के मैदान में भी उन्होंने बड़ा गोल कर दिया है। रोनाल्डो सऊदी अरब की नई सयाहती और सकाफती मुहिम अनरियल कैलेंडर का हिस्सा बन गए हैं। और ये कोई आम मुहिम नहीं है, बल्कि एक ऐसा कैलेंडर है जो सऊदी अरब के बड़े बड़े खेलों और सकाफती इवेंट्स को दुनिया भर में रूशनास करवा रहा है। और आने वाले वर्षों में सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े इवेंट्स फीफा वर्ल्ड कप 2034, एशियन कप 2027, ई स्पोर्ट्स ओलंपिक्स और एशियन विंटर गेम्स 2029 की मेजबानी भी करने जा रहा है। बात यहीं खत्म नहीं होती। फार्मूला 1, गोल्फ, टेनिस और सऊदी प्रो लीग जैसे इवेंट्स तो अब हर साल का मामूल बन चुके हैं। रोनाल्डो जैसे आलमी स्टार का इस मुहिम का हिस्सा होना वाकईतन एक गेम चेंजर है। और इस मुहिम की वीडियो में खुद रोनाल्डो अपनी आवाज के साथ जलवागर हैं। जहां रोनाल्डो कभी अल नसर के लिए खेलते नजर आते हैं तो कभी बड़े खेलों के मुकाबलों का हिस्सा बनते हैं। तो ये थी जनाब कुछ खेल के मैदान से खबरें जो कि हमने आपके साथ शेयर की। ब्रेक शामिल करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और पाकिस्तान में नाजरीन एक ऐसा कानून मौजूद है जिसका मकसद आम शहरी को बाइख्तियार बनाना है। इस कानून को कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी मालूमात तक रसाई का हक। और इसके तहत हर पाकिस्तानी शहरी किसी भी इदारे से अवामी मुफाद में सवाल कर सकता है और जवाब लेने का हक भी रखता है। आइन भी वाज़े तौर पर यह कहता है कि मालूमात हासिल करना हर शहरी का बुनियादी हक है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये कहानी कागजों तक तो बहुत अच्छी भली लगती है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अक्सर सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट शिकायत करते हैं कि जब दरख्वास्त दी जाती है तो ना जवाब आता है, ना ही संजीदगी से सुना जाता है। अक्सर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन यकतरफा फैसले दे देता है और फिर शिकायत करने वाले शहरी को कहा जाता है कि आप जनाब हाई कोर्ट से रुजू करें। और अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर आम आदमी ने हर बार हाई कोर्ट ही जाना है तो फिर इस कमीशन के कयाम का मकसद आखिर क्या है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अहमद सदीकी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो सर आम फहम अंदाज में ये बता दें कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है क्या और एक आम शहरी को किस तरह ये फायदा पहुंचा सकता है? बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अहम काम और बहुत अहम चीज़ के लिए आपने आज अपना एक सेगमेंट रखा है जिसमें आपने मुझे बुलाया है और मुझे बड़ी खुशी है यहाँ आकर। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके और आपकी मैनेजमेंट के एफर्ट को कि ये कानून जो शहरी हुकूक के हवाले से है, इसको आप इसके बारे में अहमियत उजागर करेंगे, अवेयरनेस पहुँचाएंगे लोगों में, जिसकी बड़ी शदीद ज़रूरत है और जिसके लिए मुस्तकिल हम कोशिश कर रहे हैं। राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो है ये एक इंटरनेशनल फिनोमिनन है बेसिकली, और फंडामेंटल राइट यूनाइटेड नेशंस के तौर पे में इसको समझा जाता है। पाकिस्तान ने 2010 में आर्टिकल 19 ने आइन में 18वीं तरमीम के ज़रिए इंट्रोड्यूस किया, जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन पब्लिक रिकॉर्ड पे अलाउ किया गया, सब्जेक्ट टू यूजुअल और सम रिस्ट्रिक्शंस। उसके तहत 2017 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया, जिसे फिर प्रेसिडेंट साहब की मंजूरी के बाद इनैक्ट किया गया, राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017, जिसके तहत एक कमीशन है पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन। उसकी 4 साल की टर्म है। पहले एक कमीशन की टर्म थी, अब ये दूसरे कमीशन की टर्म चल रही है। और इसका काम ये है कि ये शहरियों को सहूलत के साथ मालूमात उनको मुहैया कराए। जो पब्लिक रिकॉर्ड मिनिस्ट्रीज़, फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं देते, उसके हवाले से इसमें तरीक़ाकार है, सहल तरीक़ाकार है। वहाँ वो उन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के डेजिग्नेटेड ऑफिसर को एक दरख्वास्त दे सकते हैं कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो पाबंद हैं 10 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन देने के, 10 वर्किंग डेज। और अगर किसी वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है या कुछ हजम ज़्यादा है इन्फॉर्मेशन का, तो वो मज़ीद 10 दिन राइटिंग में लिख करके कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी इन्फॉर्मेशन न मिले, या शहरी जो है वो, इसको आप एप्लीकेंट भी कह सकते हैं, वो अब इस इंफॉर्मेशन से मुतमईन ना हो, तो वो बड़े सहल अंदाज में एक ईमेल के ज़रिए एक सादे कागज़ पे लिख कर बग़ैर किसी फ़ीस के appeals@rti.gov.pk के ऊपर
हमने फाइल कर सकता है, जिसको हम फ़ौरन रजिस्टर कर लेते हैं और उसके ऊपर महकमे से पूछते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन वो दे देते हैं तो फबेहा शेयर कर लेते हैं। एप्लीकेंट की जो आपने शुरू में बात की थी, तसल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है कानून के मुताबिक, और उसके बाद अगर वो तसल्ली आ जाती है तो अपील क्लोज कर देते हैं। अगर महकमा देर करता है या सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो फिर हम महकमे को तलब करते हैं। एपला को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, एपला के बिहाफ पे तो कमीशन और ये एक्ट काम कर रहा है, और उसके बाद फिर वो इन्फॉर्मेशन ली जाती है, वो एप्लीकेंट को भेजी जाती है, और एप्लीकेंट की सेटिस्फेक्शन के बाद उसको प्रॉपरली एजुडिकेट करके फैसला किया जाता है। बिल्कुल ठीक है शुएब साहब, ये तो आपने बता दिया कि तरीकाकार क्या है और मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से काम होता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर अक्सर ये शिकायत बड़ी आम है जो कि सुनने को हमें मिलती है कि दरखास्त देने के बावजूद इदारे की जानिब से जवाब ही नहीं दिया जाता और फिर मजबूरन उन्हें हाई कोर्ट्स का और दीगर अदालतों का रुख करना पड़ता है। इसकी वजह क्या है और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया जा रहा है? बिल्कुल सही आपने, मैं यही बात अगले 2-3 जुमलों में मुकम्मल करने वाला था। जी, ये हो नहीं सकता कि कोई हमें अप्रोच करे कि उसका जवाब ना दिया जाए, उससे रब्ता ना किया जाए, और उसकी अपील अगर एडमिसिबल है तो उसको एंटरटेन ना किया जाए। सेटिस्फेक्शन जो है, देखिए सेटिस्फेक्शन मेरी और आपकी कानून के ताबे होती है। जो चीज़ कानून में नहीं दी जा सकती वो ज़ाहिर है नहीं दी जा सकती। हम सब कानून के पाबंद हैं, शहरी भी और हम सब तो, लेकिन मैक्सिमम इसमें प्रोविजंस हैं कि जिसके तहत इंफॉर्मेशन दी जाती है। शहरी के सेटिस्फेक्शन पे आने के बाद फिर हम फैसला करते हैं। अगर शहरी सेटिस्फाइड होता है या कानून के मुताबिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो अपील फिर फाइनल डिसीजन हो जाता है। हम खुद एपलेट फोरम हैं, हमारे फैसले के खिलाफ कहीं अपील नहीं है, तो हमें इस बात का बहुत एहसास है कि ऐसा मजबूत और मुनासिब फैसला किया जाए कानून के मुताबिक कि उसमें गुंजाइश न रहे किसी कसर की। लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि आप हाई कोर्ट चले जाएं। हाँ, हमारे पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं, बाद औक़ात एप्लीकेंट जो हैं वो हाई कोर्ट में रिट में, क्योंकि फिर रिट जुरिडिक्शन वो इन्वोक करते हैं, वो उसमें चले जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बहुत से फैसलों में, रिट्स में हमारे फैसले ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सस्टेन किए हैं। सही, यकीनन बहुत सारे फैसले दिए भी हैं। क्या पाकिस्तान में वाकई ये कानून इतना मौसर तरीके से इस्तेमाल हो रहा है जितना इसका मकसद था? बहुत वैलिड सवाल आपका है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद ग्रो करता है, या आप पौधा लगाते हैं, फिर वो काल का आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, फिर वो एक तवाना दरख्त बन जाता है। ये कानून आपको मालूम है 2017 में आया और माशाल्लाह मुस्तहकम हो रहा है। हमने चंद एक चीज़ें की हैं। हमने सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट्स, वकला, मीडिया, इन लोगों के पास जाकर और बहुत से फोरम्स पे अवेयरनेस सेशंस किए हैं और कानून पे अमल दरामद इंश्योर कराया है। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अवेयरनेस देना लोगों को। ये और आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अगर कोई आम शहरी किसी सरकारी इदारे से इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, जिस तरह से आपने तरीकेकार तो बताया, उसे क्या तरीकेकार इख्तियार करना चाहिए? और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो जिस तरह से हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि वो हाई कोर्ट में जाता है, रिट करता है, और आपके फैसले सस्टेन भी किए हैं, तो उसको वहां तक जाने की नौबत ही ना आए और वो राइट फोरम पे अपील करे और उसका मसला जो है वो हल हो जाए। बिल्कुल सही फरमाया। एप्लीकेंट तकरीबन आटे में नमक के बराबर होंगे कि जो हाई कोर्ट अप्रोच जिन्होंने किया होगा। हाई कोर्ट एक्चुअली जाते हैं हमारे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, जब हम उनको फैसला देते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपने देनी है शहरी को, तो उस हमारे फैसले के खिलाफ वो रिट जुरिडिक्शन में चले जाते हैं। अच्छा, शहरी नहीं इतना जाता, ये बेसिकली मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स चले जाते हैं। अच्छा शुएब साहब, क्या सरकारी इदारे इस कानून के तहत जवाब देने के पाबंद हैं, और अगर हाँ है तो कितने दिन के अंदर ये जवाब दे सकते हैं? देखें, जैसे मैंने कहा कि शहरी बराह रास्त जब उनसे बात करेगा तो 10 दिन के अंदर, और अगर बहुत ज़्यादा काम है तो 10 दिन मजीद ले सकते हैं। वर्किंग डेज की बात मैं कर रहा हूँ। और अगर नहीं तो 30 दिन के अंदर वो हमें अपील कर सकते हैं, और हमने 60 दिन के अंदर उनका फैसला करना होता है। जहाँ इंफॉर्मेशन कानून के मुताबिक दी जानी है वो फिर हम दिलवाते हैं और इंश्योर करते हैं। और न सिर्फ ये, एक और अहम बात जिस सुन के शायद आपको खुशी होगी और आपके नाज़रीन को भी देखकर सुनकर खुशी होगी कि हमने ये इंश्योर किया कि फैसले सिर्फ कागज़ का टुकड़ा न रहे, फैसलों पे अमल दरामद बड़ी अहम चीज़ है। और वो उस पर हम इंश्योर करते हैं कि पहले तो हम अपील पे फैसले करते हैं, अगर अमल दरामद ना हो तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीडिंग्स जारी रखते हैं जब तक वो इन्फॉर्मेशन उसको ना मिल जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन इंफॉर्मेशन कमीशन शुएब सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, मालूमात तक रसाई का जो शहरियों का हक है, जो ऑर्गेनाइजेशंस का हक है, वो किस तरह से एक्सरसाइज किया जा सकता है। और अगर कोई इदारा कोऑपरेट नहीं करता, इंफॉर्मेशन नहीं देता,
तो आप कहां पर अपील कर सकते हैं और उस अपील पर कितने दिन के अंदर और इस टॉपिक फैसला पर दिया ज़ाहिर जाता है? बात करने का मकसद भी है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें तो इस कानून का पता भी नहीं होगा, और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम ये आगाही फैलाना चाहते हैं कि आवाम ये हक रखते हैं, सवाल करने का हक रखते हैं, और इस पर कानून मौजूद है, तो आप इस कानून का फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल जी, और हमारा प्रोग्राम देखिए और जो भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसके मुतालिक बिल्कुल जानिए और राइट टू इन्फॉर्मेशन को जो है आप यूज करें। और हम राइट ब्रेक टू के बाद वापस इन्फॉर्मेशन आते अभी हैं। मैं यूज करती हूँ और हम ब्रेक पर जाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और आप कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से, और हमारा एक अहम मौजू है और एक ऐसी बीमारी पर आज हम बात करने जा रहे हैं जिसका शिकार जी लाखों अफराद होते हैं और जिसे अक्सर बढ़ती उम्र का हिस्सा समझकर हम नज़रअंदाज भी कर देते हैं। ये बात हम करने जा रहे हैं जी गैंठिया की, जो ना सिर्फ जोड़ों का दर्द है बल्कि इसके बाइस हमारी जो मामलाते ज़िंदगी है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। और जोड़ों में सूजन, सख्ती और चलने फिरने में दुश्वारी, ये सब गंठिया की आम अलामात हैं और अगर बर वक्त इलाज ना हो तो ये मुस्तकिल माजूरी का सबब भी बन सकता है। तो आखिर ये बीमारी है क्या, इसकी अक़साम और वजूहात बारे बात कर लेते हैं। क्या ये मरज़ काबिल इलाज है भी, इस पर आज एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अब्दुल बासित साहब हमारे साथ स्टूडियोज में इस वक्त तशरीफ रखते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब आपकी आमद का। जी थैंक यू। हमें ये बताइएगा कि गंठिया है क्या, जिस्म के किन हिस्सों को मुतासिर करता है और कितना खतरनाक? देखिए गैंठिया जो मर्ज़ है, ये जो लफ्ज़ गैंठिया इस्तेमाल होता है इसके लिए हम अपनी मेडिकल साइंस में कहते हैं रोमाटॉइड आर्थराइटिस, यानी इसका जो नाम है वो रोमाटॉइड आर्थराइटिस है और आम ज़ुबान में गैंठिया का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बाज़ लोग इसमें यूरिक एसिड के मर्ज़ को भी, जो जोड़ों की सोजिश होती है उसको भी वो कह देते हैं कि ये गैंठिया है, लेकिन वो नहीं होता, वो गाउटी आर्थराइटिस होता है। सही। बेसिकली इसका मैकेनिज़्म ये होता है कि इंसानी जिस्म के अंदर कुछ अल्लाह ताला ने ऐसी एंटीबॉडीज़ रखी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो बाहर से आने वाले जरासीमों को ऊपर अटैक करती हैं और हमारा सिस्टम डिफेंस सिस्टम बनाती हैं, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। इस बीमारी में ये होता है कि वो बाय मिस्टेक बॉडी के ऊपर अटैक कर देती हैं, अपने टिश्यूज़ के ऊपर। अपनी आपकी जो इम्यून सिस्टम की एंटीबॉडीज़ है ना, वो आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करती हैं, उसमें स्पेसिफिकली आपके टिश्यूज़ आ जाते हैं, जिसमें जो जोड़ हैं, साइनोवियल जॉइंट्स जिन्हें हम कहते हैं, उनके अंदर एक झिल्ली होती है साइनोवियम, उसके ऊपर इनका अटैक होता है। उससे फिर इसकी सोजिश स्टार्ट होती है, वहाँ से ये मर्ज़ जो है वो पेशेंट की पूरी बॉडी में फैलता है। और ज़्यादातर जो ये मर्ज़ होता है वो इंसान के जो छोटे जोड़ हैं उनमें होता है, जैसे हाथ के ये छोटे छोटे जोड़ हैं, अच्छा। पैर के छोटे जोड़ हैं, उनमें होता है। हो तो ये बड़े जोड़ों में भी सकता है, जैसे डॉक्टर यही साहब, बैरूनी नहीं अंदरूनी हमला हो रहा है। नहीं, वो डेफिनेटली वो तो उसका मैकेनिज्म ही है ना, इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। जी। यानी ऑटो का मतलब सेल्फ, खुद, और इम्यून जो आपका डिफेंस सिस्टम है, वो अपने ही खिलाफ काम करता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जोड़ों में। डॉक्टर साहब, ये उम्र रसीदा लोगों में ही ज्यादा है या नौजवानों में भी ये मर्ज बढ़ सकता है? किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन जो इसकी सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन है वो होती है 25 से 40-45 साल तक। और जो बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है वो ये 2-3 इसकी होती हैं, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन के। नंबर 1, अगर कोई पेशेंट है उसकी उम्र 30 साल है, 31 साल है, 35 साल है, ये उम्र इसकी बहुत कॉमन है। नंबर 2, ये ख़वातीन में बहुत कॉमन है। ये दो चीज़ें जो है ना, ये और इसकी क्या वजह है कि ख़वातीन में ये ज्यादा है? ख़वातीन को फिक्रमंद कर दिया। फिक्रमंद कर दिया, वाकई में बड़ी एकदम। नहीं, उसकी खैर उसमें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, इसके इलाज दस्तयाब है। असल इसकी वजह यह है कि कोई भी जो बीमारी है वो कभी मेल में उसकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा होती है, कभी फीमेल में उसकी होती है सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जो हार्मोन्स होते हैं, चूँकि ये हार्मोन्स के साथ लिंक होती है, इस वजह से बाज़ बीमारियाँ फीमेल्स में ज़्यादा हैं, बाज़ बीमारियाँ मर्दों में ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, फीमेल्स में ज़्यादा टाइप्स कितनी हैं और कौन सी बहुत ज़्यादा कॉमन है और ख़तरनाक कौन सी है? इसकी जो टाइप्स हैं ना, वो उस टाइप्स बताने के साथ मैं एक चीज़ कॉमन है वो भी बताऊंगा आपको। 2-3 टाइप्स हैं। इसका जो टाइप है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1, इसकी अलामात होती हैं, और नंबर 2, इसके जो लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं वो होते हैं। जिस बीमारी में ये दोनों चीज़ें हों उसे हम कहते हैं सीरो पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यानी उसमें ये होता है कि पेशेंट में अलामात भी होती हैं, और जब वो अपना लेबॉर्ट्री का टेस्ट करवाता है तो वो भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए पॉजिटिव आती हैं, तो उसे हम सीरो पॉजिटिव कहते हैं। फिर एक सीरो नेगेटिव होती है, वो बड़ी दिलचस्प है। बाज़ पेशेंट्स होते हैं उनमें अलामात तो होती हैं, अब उनको डॉक्टर कहता है जी आपको गैंठिया है, लेकिन जब वो टेस्ट करवाते हैं तो वो नेगेटिव आता है, होता वो भी गैंठिया है, उसे हम सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ये 2 मेन टाइप्स होती हैं। और फिर एक टाइप होती है वो बच्चों में होती है, उसे जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, जो यंग एज में होती है, 15 साल में, 20 साल में। तो वो इसकी एक तीसरी टाइप है। सबसे ज्यादा खतरनाक सबसे ज्यादा खतरनाक वो है जिसमें दोनों चीजें होती हैं, सीरो पॉजिटिव
रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है इसमें। तो अलामात की आपने बात की, अलामात क्या होती हैं, कैसे पता चल सकता है कि इसको ये नॉर्मल दर्द नहीं है, या फिर नॉर्मल दर्द और गैंठिया में क्या फ़र्क है? देखिए, इसकी जो कॉमन प्रेजेंटेशन है अलामात में, एक कोई भी पेशेंट, जिस तरह मैंने बताया, उसकी यंग एज है 30 साल 31 साल, वो खातून है, होने को तो मर्दों में भी इसकी प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन अच्छा, अलामात में एक अलामत बड़ी कॉमन है और वो ये है कि सुबह के टाइम जब पेशेंट उठता है तो उसके जिस्म के जो जोड़ हैं, खासकर हाथों के जोड़ और पैरों के जोड़, ये अकड़े हुए होते हैं। इसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस, और फिर ये वक्त के साथ, थोड़ा अरसा गुजरने के साथ ठीक होती है, जो कि तकरीबन 1 घंटे का टाइम किताबों में लिखा होता है, और पेशेंट खुद आके बाकायदा ये वर्ड्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, सुबह के टाइम मेरे जोड़ अकड़े हुए होते हैं और वो तकरीबन 1, 1.5, 2 घंटे तक वो अकड़े हुए रहते हैं, बाद में मैं ठीक हो जाता हूँ। तो एक अलामत तो इसकी ये है मॉर्निंग स्टिफनेस। दूसरी अलामत इसकी ये होती है, उसे हम कहते हैं पेन इन मल्टीपल जॉइंट्स, पोली आर्थ्रोपैथी। वो क्या होता है कि एक से ज्यादा जोड़ों में दर्द होती है। बाज मर्ज ऐसे हैं उनमें सिर्फ आपका एक जोड़ इन्वॉल्व होता है, जैसे जो यूरिक एसिड की वजह से होता है, उसमें ज्यादातर एक जोड़ में सोजिश होगी और दर्द होगी। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें भी नी जॉइंट जो है वो ज्यादा डिस्टर्ब होता है। इसमें मल्टीपल जॉइंट्स आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरी बॉडी जो है ना वो पेशेंट पेन फील करता है उसमें। वजूहात क्या हो सकती हैं? मतलब इलाज तो मौजूद है, जिस तरह आपने भी कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि एहतियात से ही लोगों को बचाया जाए। तो क्या ये कोई जेनेटिकल भी है, या फिर नामुनासिब जो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है वो भी इसका बायस बनता है? क्या वजह क्या है? इसकी 3-4 मेन बड़ी वजूहात हैं, जिसके आगे फिर फर्दर आ जाती हैं। एक तो जो बड़ी वजह है ना, उसे हम कहते हैं जेनेटिक। आपके पेरेंट्स को है, आपके दादा दादी को है, आपकी फैमिली में ये आ रहा है, तो फिर उसके चांसेस आपको हैं। उसे हम कहते हैं जी ये जेनेटिक फैक्टर्स हैं इसके। दूसरे फैक्टर्स होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। वो क्या हैं? जो हमारे लाइफस्टाइल के साथ जुड़े हुए हैं, जो आपने जिक्र किया। नंबर 1 स्मोकिंग, उसमें बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है पेशेंट्स के लिए। जो पेशेंट स्मोकर्स हैं उनमें इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नंबर 2 ओबेसिटी, जिन लोगों में मोटापा है उनमें इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नंबर 3 फिर एक चीज़ आ जाता है आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जो लोग, जिस तरह आपने कहा, आपने वर्जिश नहीं करते, एक्टिव नहीं है, उनमें ये मसला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सर्दी गर्मी, देखिए जो मौसम की तब्दीली है ना, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत ज़्यादा लोग पूछते भी हैं। सिर्फ रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं, बॉडी का कोई भी जॉइंट पेन जो है वो ये सर्दियों में बढ़ जाता है, या जब एसी चलाते हैं लोग, या ठंड होती है, पंखे के नीचे लेटती हैं खवातीन खासकर, उसकी 2-3 वजूहात होती हैं। वैसे तो कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, लेकिन 2-3 वजूहात में एक ये होता है कि जब ठंड होती है मौसम में, सर्दियों का मौसम जब जैसे अब आ रहा है आगे, तो हवा का प्रेशर कम हो जाता है, बैरोमेट्रिक प्रेशर उसे कहते हैं। उस प्रेशर के कम होने से जो जॉइंट के अंदर झिल्ली है वो फूल जाती है। अब जॉइंट जो है वो कन्फाइंड होता है, अंदर उसके प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी वजह से पेशेंट को पेन स्टार्ट होती है। नंबर 2 ये होता है कि सर्दियों में बॉडी क्या करती है, अपनी हीट को बचाने की कोशिश करती है, टेम्परेचर को। उसमें फिर ये होता है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो टाइट हो जाती हैं, ब्लड फ्लो कम होता है, उससे भी जॉइंट पेन स्टार्ट होता है। अगर आप बस इख्तिताम में ये बता दें इसका हल क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है, क्या कोशिश की जाए कि इससे महफूज ही रहें हम? देखिए, आपने स्टार्ट में एक जुमला बोला था कि क्या ये खत्म हो सकता है या लाइफ लॉन्ग। ये एक बात तो ये है कि ये पूरी जिंदगी रहता है, ये मुकम्मल खत्म नहीं होता। इसकी मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट में पेन किलर्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, पेशेंट की जो सोजिश हो जाती है, स्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं, और फिर कुछ डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स हैं, मसाजेस वगैरह। जी, मसाज भी है आपकी। इसमें एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अपना वेट कम करें, एक्सरसाइज करें, और फिर जो डॉक्टर का नुस्खा है उसको जरूर फॉलो। बिल्कुल ठीक है, हल भी बता दिया डॉक्टर साहब ने, जहाँ पर उन्होंने मसला बताया कि आपने टेस्ट कौन सा करवाना है और डायग्नोस किस तरह से करना है, वहीं पर आपको इसका हल भी बता दिया है। हल सिंपल यही है कि अपना लाइफस्टाइल जो है आप बेहतर रखें, ताकि आप बहुत सी बीमारियों से महफूज रहें। डॉक्टर अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का शुक्रिया। और यकीनन एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, ताकि जी इस तरह की बीमारियां ना लगें, दर्दें ना हो, और दर्दों का हल भी निकल गया। मेंटेन करना है आपने, और अभी हमें ब्रेक मेंटेन करनी है। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जी बहुत अहम और इंटरेस्टिंग मौजूआत भी शामिल करेंगे। स्टे पर देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। बात करेंगे मुल्क की सियासत की। तो इस वक्त अहम और कई हसास मामलात बहस का मौजू बने हुए हैं। कहीं नए सूबे बनाने की बात हो रही है, कहीं पर सैलाब से बचने के लिए कालाबाग डैम तामीर करने का मुतालबा किया जा रहा है, तो कहीं सदारती निज़ाम को मुल्क की बेहतरी के लिए अहम कहा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुल्क में बेहतरी के लिए सदारती निज़ाम को बेहतरीन करार दे दिया। मगर इन सब के अलावा लीगी रहनुमा और वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। बिल्कुल, और मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। गुज़श्ता दिनों मरी में मुस्लिम लीग नून की
अहम मीटिंग्स हुई हैं। लीगी सदर नवाज शरीफ ने मीटिंग्स की सदारत की है, जिसमें हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नून लीग के सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। इन अहम मुलाकातों से मुतालिक एक टीवी प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ किया है कि जी मरी में बड़ों की बड़ी बैठक हुई है, जिसमें सिस्टम के तसलसल का फैसला किया गया। ये तसलसल 5 साल या 10 साल के लिए होगा। इस हवाले से जो फैसला होगा वो आइन के मुताबिक होगा। एक सवाल के जवाब पर उन्होंने ये वाज़ेह किया कि कुछ लोगों को इस हवाले से शक था, मगर हमें पहले से ही इसका पता था, जिस पर आज तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, यानी कल के रोज़, और सख्त रद्द अमल दिया। सलमान अकरम राजा ने खबरदार किया है कि लंदन प्लान के बाद अब मरी प्लान बन रहे हैं। मंसूबा साज होश के नाखुन लें, कौम को साथ लेकर चलें, वरना इसके संगीन नताए भुगतना पड़ेंगे। तो नाज़रीन, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार राना मुबश्शिर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, हालिया दिनों में मरी में मुस्लिम लीग नून के अहम इजलास हुए हैं, नवाज शरीफ ने सदारत की और राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी मुल्क में तसलसल का फैसला हो गया है, 5 साल या 10 साल का तयन आइन के मुताबिक होगा। तो राना साहब का इस बयान का मतलब आप क्या समझते हैं कि मुल्क में तसलसल का फैसला कैसे होगा, क्या होगा, और नून लीग चाह क्या रही है, करने क्या जा रही है? देखिए, कॉन्टिन्यूटी अगर होगी ना पॉलिसीज में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बेसिकली इशू ये आ रहा है और पिछले कई सालों से आ रहा है, वो इशू ये है कि कॉन्टिन्यूटी नहीं है, पॉलिसीज़ के अंदर कॉन्टिन्यूटी नहीं है। होता ये है कि एक हुकूमत आती है, वो अपने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करती है, दूसरी आती है, वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करती है, और एक सिचुएशन बनी रहती है यहाँ पे। और जो इन्वेस्टर होता है, ख़ास तौर पे जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो कहता है जनाब कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ नहीं है। सो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ के लिए अगर कोई फैसले करने पड़ते हैं, और उसमें जो हरारकी है, लेट मी पुट इट दिस वे, हरारकी में हरारकी से मेरी मुराद ये है कि हुकूमत हो या फॉर दैट मैटर जनाब यहाँ पे सरबराहाने आर्म्ड फोर्सेस के बारे में कोई फैसले हो। सो वो अगर सारे फैसले अगर अभी कर लिए जाएं तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। सो कॉन्फिडेंस जो है वो होना बहुत ज़रूरी है फॉरेन इन्वेस्टर का, और वो यहाँ पे जब उसको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि भाई ये दीज आर द पीपल और दिस इज़ द hierarchy which is going to stay here for like another like 5-10 years time, तो वो इन्वेस्टर जो है बड़े आराम से, बड़े ऐसन तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगा। सो आई पर्सनली थिंक इट्स अ गुड साइन, और यहाँ पे अगर अच्छे तरीके से, ऐसन तरीके से यहाँ पे अगर ये फैसला ले लिया जाता है पॉलिसीज पे और हायरार्की के बारे में, हायरार्की पे मुराद मेरी फिर रिपीट कर देता हूँ, वो लोग हैं जो हु आर सिटिंग एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स और हु आर कॉलिंग द शॉट्स। अगर वो यहाँ पे रहते हैं तो फिर यहाँ पे एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे आई वुड से कि इन्वेस्टर जो है इतने कॉन्फिडेंस से यहाँ पे आ जाएगा कि देन देयर इज नो स्टॉपिंग फॉर पाकिस्तान। इट्स अ गुड साइन। वेरी इंपॉर्टेंट राना साहब, आपने जो कहा कि पॉलिसीज में तसलसल होना चाहिए। सर, इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि मुल्क में कालाबाग डैम की तामीर से मुतालिक बहस चल रही है। अली अमीन गंडापुर ने इस बहस का आगाज़ तो किया, हुकूमत मुसलसल कालाबाग डैम की तामीर पर इसरार भी कर रही है, मगर पीपल्स पार्टी ANP और JUIF ने मुखालफत कर दी है। क्या लगता है आपको, कालाबाग डैम पर कोई संजीदा इकदाम हो सकता है? मेरे ख्याल में इट्स हाई टाइम कि कालाबाग डैम हो या मुख्तलिफ किस्म के और डैम्स हो, उनकी तरफ हमें जाना चाहिए और एक डिसीजन जो है फौरी तौर पे ले लेना चाहिए। जो कंसेंसस की बात है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नहीं चाहती कि कालाबाग डैम बने, कोई कंट्रोवर्शियल बन गया है, ये नाम शायद कंट्रोवर्शियल बन गया है, तो मेरे ख्याल में उनको बिठा के समझाने की ज़रूरत है कि जनाब दिस इज़ गुड फॉर द कंट्री। डिले हुआ है, बहुत डिले हुआ है, और अगर आप बना लिया जाए तो मेरे ख्याल में देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, और जितना जल्दी हम डैम्स की तरफ जाएं उतना बेहतर है। और कुछ रेजरवायर्स जो है वो यहाँ पे ऐसे रेजरवायर्स हैं जो कि नेचुरली यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ करना ये है कि हमने पानी का रुख जो है, या फॉर दैट मैटर यहाँ पे जो सैलाब आता है उनको थोड़ा सा डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। मुश्किल होता है, इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब, बट देन अगेन उसके भाव को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया जाए तो नेचुरल रेजरवायर्स यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। सो उस तरफ हम अपना पानी जो है
वो सेव कर सकते हैं। और वैसे भी मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, एक मरतबा फिर कहूँगा कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पानी जो है, जो सैलाब की सूरत में आता है यहाँ पे, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं। सो हमें ये सोचना पड़ेगा और यहाँ पे फौरी तौर पे फैसले करने पड़ेंगे कि जनाब हम यहाँ पे रिजर्वायर्स को जनाब टैप करें जो कि एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरल रिजर्वायर्स, और अगर नए बनाने पड़ते हैं तो उसकी तरफ भी जाएं आप। और इसके साथ साथ डैम्स जो हैं जो बनाने हैं, जो अशद ज़रूरी है, चाहे वो कालाबाग डैम है, चाहे कोई भी डैम हो, उस तरफ भी हमें जाना चाहिए, क्योंकि दिस क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट स्टॉपिंग, इट्स हियर टू स्टे। और ये आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ पे चेंजेस आनी है, मजीद चेंजेस आनी है, द सूनर द बेटर। मेरे ख्याल में अभी भी मैं कहूँगा कि डिले हो चुका है, ये फैसले डिले हुए हैं, फौरी तौर पे ये फैसले करने की जरूरत है और उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, और इस तरफ हमें तो हमें डैम की तरफ जाना होगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज है और पूरी दुनिया इससे दो चार है। लेकिन राना साहब, ख्वाजा आसिफ तो कह रहे हैं कि तमाम बड़े डैम्स आमिरों के दौर में बने हैं, 76 साल तारीख में अवामी हुकूमत कोई बड़ा डैम बनाने में नाकाम क्यों रही है? देखिए, एक बात तो ये है कि अगर हम बात करें कि डैम्स जो हैं वो यहाँ पे जितने मिलिट्री डिक्टेटर्स आए हैं उनके दौर में बने हैं तो ठीक है, किसी हद तक बात ये ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मुशर्रफ के दौर में तो हमें ये आवाज़ आई थी और बड़ी गज वज के जनाब ये आवाज़ हमें सुनने को मिली थी, और वो ये थी जनाब कि कालाबाग डैम जो है मुशर्रफ के दौर में बनने जा रहा है। लेकिन मुशर्रफ के दौर में भी कालाबाग डैम नहीं बना था। और आई वुड से जो मेरी इंटेल है वो ये है कि एट द नेक ऑफ द मोमेंट एक तकरीब थी सिंध के अंदर, वहाँ पे स्टेज से उठ के रोस्ट्रम तक जाते जाते फैसला चेंज हो गया था, और रोस्ट्रम पे जाके स्टेज से उठ के रोस्ट्रम पे जाना था मुशर्रफ साहब ने, और वहाँ पे फैसला देना था और करना था फैसला ये कि जनाब कालाबाग डैम बनाने हम जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त के लोग जो थे, जो वहाँ पे मौजूद थे, जो सिंध के उस वक्त के करता धरता थे, आई वुड से पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन उस वक्त के लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, जिस जलसे में मुशर्रफ साहब गए थे, वो उनका कहना ये था कि अगर आपने कालाबाग डैम का मुशर्रफ साहब आपने ऐलान कर दिया यहाँ पे तो फिर एक इशू खड़ा हो जाएगा, हमारी सियासत जो है वो ख़त्म हो जाएगी हमेशा के लिए। सो इसलिए वो वहाँ पे फैसला चेंज हो गया। लेकिन मेरे ख्याल में डैम बनने चाहिए, चाहे वो जो भी दौर हो। अगर पॉलिटिशियंस बना लेंगे तो उनके क्रेडिट में चली जाएगी बात, क्योंकि वैसे भी पॉलिटिशियंस को हर चीज़ का क्रेडिट लेने का शौक होता है। सो अगर ये क्रेडिट उनके किटी में चला जाता है कि जनाब वो डैम्स बनाने जा रहे हैं पॉलिटिशियंस, तो मेरे ख्याल में उनके लिए एक अच्छा फ़ायदा होगा उनकी कैबिनेट। बिल्कुल, सियासतदानों को ये क्रेडिट देना चाहिए और ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए इत्तेफाक राय जो है वो पैदा करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सर, पाकिस्तान की एक बार फिर हम भारत को जामे मुज़ाकरात की दावत को देख रहे हैं और वज़ीर आज़म ने चीन से यह दरख्वास्त भी की है कि वो अपनी निगरानी में जामे मुज़ाकरात कराए। क्या चीन भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकेगा? इस वक्त भारत जो है उसके पास ऑप्शंस जो है बड़ी लिमिटेड है, और भारत ये चाहता है और चीन भी ये चाहता है कि जितने एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना, चाहे वो बॉर्डर के इश्यूज हैं, चाहे वो लद्दाख का इशू है, चाहे वो किसी भी जगह के इश्यूज हैं जो प्रिवेल कर रहे हैं पिछले कई दहाइयों से चाइना और इंडिया के दरमियान, वो दोनों आपस में सारे इश्यूज जो है सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार है किसी हद तक, ठीक है। और इंडिया के पास बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस हैं, इसलिए लिमिटेड ऑप्शंस हैं कि जिस तरीके से इस वक्त उसको देखा जा रहा है वेस्ट में, यानी कि अमेरिका जिस तरीके से इंडिया को इस वक्त देख रहा है, उसके बाद उसके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रह गई हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ काउंट कर सकता है इस वक्त एज ऑफ नाउ। कल क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो है वो सिर्फ और सिर्फ काउंट कर सकता है चाइना पे। और अगर चाइना इसमें कोई रोल प्ले कर सकता है, या चाइना इफ चाइना वांट्स टू पुट हिज फुट डाउन कि जनाब पाकिस्तान के साथ आपके जो इश्यूज हैं और जो एग्जिस्ट करते हैं, जो कोर इश्यूज हैं, उनको भी सॉर्ट आउट कर लिया जाए, तो नथिंग लाइक इट। मेरे ख्याल में उनको भी सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, और हम हमेशा ही कहते रहे कि हमारे साथ आके बातचीत कर लें, हम वी कैन सिट अक्रॉस द टेबल, हम बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है, वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स,
वो हमें नहीं चेंज कर सकते, हम उन्हें नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि वी आर नेबर्स, लिव एज लाइक गुड नेबर्स। और हम अवाम जो हैं, पाकिस्तान के हो या इंडिया के हो, वो दोनों आपस में मिलजुल के रहना चाहते हैं। ये सिर्फ एक माइंडसेट है जो इस वक्त कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठा हुआ है इंडिया में, और वो चाहता ही है कि पाकिस्तान बैशिंग होती रहे, उनकी सियासत चलती रहे। लेकिन मेरे ख्याल में दे शुड ग्रो अप, और वो ग्रो अप करके इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें, तो मेरे ख्याल में उनके लिए भी बेहतर है, और हमारे लिए तो बेहतर है ही है, उनके लिए भी बहुत बेहतर है, क्योंकि दे हैव गॉट अ लॉट टू लूज, इंडिया हैज़ गॉट अ लॉट टू लूज, क्योंकि उसके अंदर, उसके मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टर बैठा हुआ है, अगर इसी तरह इश्यूज खड़े रहे, इसी तरह टेंशन दोनों मुल्कों के दरमियान रही, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रही, तो वहाँ से इन्वेस्टर बिल्कुल माया राना साहब, आपने हम देख भी रहे हैं कि लड़ाई झगड़े के असरात कोई अच्छे तो आते नहीं हैं, तो मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए, और हमें तो फ़ायदा है ही है, जैसे कि आपने कहा, यकीनन इंडिया को भी बहुत इसका फ़ायदा होगा। दूसरी जानिब कहिएगा, जिस तरह से हम पंजाब में देख रहे हैं कि सैलाब की तबाहकारियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, हज़ारों एकड़ पर खड़ी जो फसलें वो तबाह हो गई हैं, लाइव स्टॉक को शदीद नुकसान पहुँच रहा है, इस सैलाब के कितने संगीन असरात हो सकते हैं, और इससे निमटने के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, और हुकूमत को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? देखें, इस वक्त जो राउंड द कॉर्नर है और जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो फूड क्राइसिस है, क्योंकि फसलें देख लें, फसलों में इशू है और वहाँ पे इशू आएगा, और जो फूड क्राइसिस है वो आइंदा आने वाले दिनों में आएगा। यहाँ पे जो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी कीमतों में इजाफा होगा, और वो हीट हमें फेस करनी पड़ेगी, और आम आदमी को वो हीट फेस करनी पड़ेगी। सो उसके लिए मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है, और उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम आदमी की रीच से बाहर चली जाएगी कीमतें, और फिर एक सिचुएशन बन जाएगी, बजाय इसके कि उस वक़्त का इंतज़ार किया जाए। अभी इसी वक्त हमें चाहिए कि हम चीज़ें सॉर्ट आउट कर लें, और आइंदा आने वाले दिनों में जो फूड क्राइसिस है उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के सामने लेके आए, ताकि कम से कम बोझ आवाम पे। राना साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जिस तरह से जो सियासतदान है वो बड़े मसलों पर तो फोकस करते हैं, लेकिन आम आवाम के लिए जो महंगाई है वो बहुत बड़ा मसला है। और जो आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि सैलाबी सूरत हाल के बाद अब जो कीमतें एकदम बढ़ने वाली हैं, जो कि जिसके असरात अब महसूस होना शुरू भी हो गए हैं, नजर आ भी रहे हैं, उसको कंट्रोल करें ताकि आम आवाम को रिलीफ मिल सके। जी बिल्कुल, और हुकूमत को इस हवाले से पॉलिसी बनानी चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस हवाले से पॉलिसी बनाएगी भी, और जिस तरह से मुज़ाकरात की बात हो रही थी, मुज़ाकरात की मेज़ पर भी इंडिया भी आएगा, और मामलात के जो मसाइल के जो हल है वो निकल सके। तो फिलहाल जी प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद दीगर मौज़ूआत भी शामिल करेंगे। स्टे नाज़रीन, बरतानवी हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम बैनुल-अक़वामी तलबा के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है। बरतानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता एक साल के दौरान होम ऑफिस को 14,800 अफराद की जानिब से पनाह की दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें अक्सरियत स्टडी वीज़ा होल्डर्स की है। तशवीशनाक बात यह है कि इन तलबा में सबसे ज़्यादा तादाद 5,700 पाकिस्तानियों की है। जी बिल्कुल, और अब इन तलबा पर सख्ती आने वाली है। होम सेक्रेटरी का कहना है कि बाज़ तलबा ऐसे मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ कोई जंग या हंगामी सूरत हाल तो नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने निज़ाम का गलत इस्तेमाल किया है और पनाह की दरख्वास्तें की हैं। तो होम ऑफिस की जानिब से जी गैर मुल्की तलबा को ईमेल्स की गई हैं, टेक्स्ट के ज़रिए उनको वार्निंग जारी की गई है कि वीज़ा ख़त्म होने के बावजूद क़याम करने की सूरत में फ़ौरी मुल्क बदर कर दिया जाएगा। इस फैसले से पाकिस्तानी तलबा और उनके खानदानों पर क्या असरात पड़ेंगे, इसी पर आज डिस्कशन कर लेते हैं वीज़ा कंद आसिम इदरीस साहब से। आसिम साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आसिम साहब, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, पनाह की दरख्वास्तें हैं और पाकिस्तानी तलबा की तादाद सबसे ज़्यादा है। क्या वजह है कि इतना सख्त एक्शन ले रही है यूके की गवर्नमेंट? देखिए, इसका एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड है। ये पिछले चंद सालों से ये चीज़ें हाईलाइट हो रही थी, और अब लास्ट ईयर ये इसके अंदर तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। इसमें सिर्फ पाकिस्तानी तलबा नहीं है, इसमें इंडियन भी हैं, बांग्लादेशी हैं, नाइजेरियंस हैं, और भी कंट्रीज़ हैं जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। सही। और कुछ ऐसी कम्युनिटी भी है जो जॉब सीकर है, उनके भी वीज़ाज़ की मुद्दत कंप्लीट हो गई है, वो भी उनके सिस्टम पे बोझ हैं। तो उन्होंने डिसाइड ये किया है कि ऐसे तमाम लोग जिनकी वीज़ा एक्सपायर हो गए हैं और वो ओवरस्टे कर रहे हैं, उनको नोटिस दिया जाए ताकि वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपने सिस्टम को वाइंड अप करें और अपने होम कंट्री वापस चले जाएं। लेकिन सर, हम देख रहे हैं कि तादाद तो पाकिस्तानियों की ज़्यादा है, तो इसमें वो कितने मुतासिर होंगे, उनके लिए फिर आगे मुश्किलात क्या होंगी? अच्छा, एक अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ी बात जो है पाकिस्तानी तलबा की या पाकिस्तानी कम्युनिटी की, जो एक हम लोग भी समझते हैं
कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि उन्होंने वहीं पे जाके स्टे करना है और स्टे करने के बाद या जॉब करेंगे और जॉब करेंगे और जॉब करने के बाद अगर वो लेजिटिमाइज तरीके से नहीं भी जॉब मिलती तो और जॉब करके वो अपना स्टे एक्सटेंड करा लेते हैं। अब उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारी वहाँ पे जो पाकिस्तानी एम्बेसी है या पाकिस्तान का जो वहाँ पे एम्बेसी ऑफिस है उनके साथ वेल कनेक्टेड हमारा जो डाटा अपडेटेड नहीं है। होना ये चाहिए कि सबसे पहले जितने भी हमारे तलबा वहाँ पे तालीम के लिए जाते हैं उनको ये अवेयरनेस दी जाए कि आपने अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद अगर पोस्ट स्टडी वर्क के लिए जॉब करनी है तो आप अपने आखिरी सेमेस्टर में उसको प्लान करें। और पोस्ट स्टडी वर्क की बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे कि आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे अच्छी जॉब कर सकते हैं और वहाँ पे PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली उसके लिए एक सर्टन सेटअप है कि अगर आप अपने फाइनल सेमेस्टर के बाद वहाँ पे अपनी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उस यूके गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी फॉलो करना पड़ेगा। उनकी पॉलिसी ये है कि आप अगर जॉब सिक्योर कर लेते हैं तो कम बैक टू योर होम कंट्री एंड री अप्लाई फॉर द जॉब। उसके लिए जॉब वीज़ा होगा, यानी कि स्टडी वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा जॉब वीज़ा के लिए और फिर आप लेजिटिमाइज तरीके से वहाँ पे काम कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से आप ये बता रहे थे कि स्टूडेंट्स तो मुतासर हो ही रहे हैं, प्रोफेशनल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, जो स्किल्ड वर्कर हैं, जो वहाँ पर मौजूद हैं, जॉब कर रहे हैं या फिर सीख कर रहे हैं, उनके लिए क्या परेशानी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट 2 ईयर से यूके का एक प्रोग्राम था स्किल्ड वर्कर वीज़ा का, उसमें काफ़ी बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो थी होम केयर के लिए डॉक्टर, सेमी डॉक्टर्स या आपकी नर्सेस जो थी वो वहाँ पे गए हैं। उनकी जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट हो गए, कुछ कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस ने उनके जॉब्स को रिन्यू नहीं किया, तो एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो अपनी जॉब को रिन्यू नहीं कर पाई। अब वो यहाँ से अपने सारे सिस्टम्स को वाइंड अप करके गए और चीज़ें अपनी क्लोज करके गए, तो उनके पास अब अल्टीमेट कोई ऑप्शन नहीं है कि वो वापस अपने होमलैंड आए और यहाँ पे आके रीस्टार्ट कर सकें। सबसे बड़ा चैलेंज इसका ये है कि उन तमाम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ यूके ने बड़ा सख्त नोटिस दिया है कि आप या तो फौरी तौर पे अपने लिए जॉब तलाश करें या आप फौरी तौर पे वापस अपने कंट्री होमलैंड चले जाएं। असाइलम की कोई भी एप्लीकेशन उनकी एक्सेप्ट नहीं होगी। इनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने असाइलम के लिए अप्लाई किया है और अनफॉर्चुनेटली आप ये देखिए असाइलम के अंदर जो रीज़न है वो भी इतनी लॉजिकल नहीं है। तो उसके अंदर अगर यूके गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके पास और भी कंट्रीज़ के बहुत से जॉब सीकर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। कोई ऑप्शंस बाकी बचती हैं ऐसे लोगों के पास या फिर रास्ता बंद है? देखिए, अगर तो स्टडी वीज़ा आपका कंप्लीट हो गया है तो अब यूके गवर्नमेंट के पास सारा डेटाबेस इतना अप टू डेटेड है, उनको पता है कि कौन सा स्टूडेंट किस यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहा है, कहाँ पे स्टे कर रहा है और उसको वो हाइड नहीं कर सकेगा अपने आप को। उसको सूनर और लेटर या तो डिपोर्ट वो करेंगे या उस बच्चे को खुद ही वापस आना पड़ेगा। तो उनके पास कोई कानूनी रास्ता है, कोई अपील वगैरह, कोई रिव्यू के लिए? देखिए, उसमें जो स्टडी है उसको वो अपने किसी और प्रोग्राम में एक्सटेंड करा सकते हैं, लेकिन ये भी सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी एंड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। नंबर 2 इसमें एक चीज़ और है कि सबसे जो अच्छी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है वो ये बन सकती है कि बहुत से लोग अगर यूके की जगह यूरोप की किसी और डेस्टिनेशन में मूव करना चाहें तो वो अपने इसी प्रोग्राम के किसी एक्सटेंडेड प्रोग्राम में जा सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली उसमें भी फाइनेंस इन्वॉल्व है, अगर आप उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो आसिम साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि मैसेजेस किए जा रहे हैं, ये गैर कानूनी तौर पर जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उन्हें ईमेल्स की जा रही हैं, ये उन्हें एक तरह से कुछ टाइम फ्रेम दिया जा रहा है कि आप खुद से चले जाएं, क्योंकि जब ये डिपोर्ट करते हैं तो ज़रा ये भी बताएं कि वो तरीका कितना खौफनाक है। कोई भी चीज़ आपको फिर पकड़ने का भी मौका नहीं मिलता, सामान समेटने का मौका नहीं मिलता, तो मेरा ख्याल है ये बेहतर अपॉर्चुनिटी यही है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया है कि डिपोर्ट होना तो आपके पासपोर्ट के ऊपर एक किस्म का एक धब्बा है और आप फिर उसके बाद यूके जाने के लिए लाइफ टाइम बैन हो जाएंगे। लाइफ टाइम 10 ईयर्स कम से कम होता है, लेकिन 10 ईयर्स आप देखें बहुत लंबा अरसा। दूसरी बात ये है कि अगर आप डिपोर्ट हो जाते हैं तो फिर आपको यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये वेल कनेक्टेड है सारी एम्बेसीज, तो वो आपके पास एक धब्बा लग जाएगा आपका। तो उस चीज़ पे जाने का तो एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं है। उससे पहले जो टाइमलाइन आपको दी है आप कोशिश कीजिए कि उस टाइमलाइन के अंदर या तो कोई और अपॉर्चुनिटी देखिए या वापस जो है अपने। आसिम साहब, आप अपॉर्चुनिटी की बात करें और यकीनन हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं उनमें भी काफ़ी लोग जो हैं वो ख्वाहिश भी रखते हैं जाने की भी दीगर ममालिक में, और वहाँ जो मौजूद हैं अगर किसी का वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो पहली प्रायोरिटी, पहली चीज़ उसको फिर क्या करनी चाहिए? देखें, सबसे पहले तो होमवर्क
वेल बिफोर टाइम करना चाहिए। आप मिसाल के तौर पे ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, आपका 4 इयर्स का वीज़ा है, या आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, आपके पास 2 साल का या 1 साल का वीज़ा है, तो ये चीज़ आपने एट द 11th आवर डिसाइड नहीं करनी, बल्कि आपने पहले डिसाइड करना है कि मेरा वीज़े की टाइमलाइन कंप्लीट हो रही है। उससे पहले या तो मुझे एक प्रॉपर लेजिटिमाइज्ड जॉब हंट करनी है, या अगर मैंने किसी और प्रोग्राम में स्विच करना है, मुझे उसके लिए फंड्स अरेंज करने हैं, उसके वो फंड्स अरेंज करूं और उस प्रोग्राम में स्विच कर जाऊं। क्योंकि यूके गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट है और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ वेल कनेक्टेड है होम ऑफिस के साथ। वो आप ये समझें कि 6 महीने पहले ही बताना शुरू कर देते हैं कि इस बच्चे का वीज़ा कंप्लीट होने वाला है, तो इस पर चेक एंड बैलेंस लगा दें। दूसरा, अब एक चीज़ और भी हुई है, वहाँ पे भी आपको पता है यूके में हाईएस्ट इन्फ्लेशन चल रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो और जॉब्स करने के बावजूद भी सस्टेनेबिलिटी में नहीं जा पा रहे। यानी कि आई मीन टू से कि अगर आप अपने स्टडी एक्सपेंसेस को मीट कर लेते हैं, अपनी लिविंग को मीट कर लेते हैं, उसके बावजूद वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कुछ पैसे अपने घर भेज सकें, तो थोड़े से उसमें भी वो डिप्रेशन में है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल में स्टूडेंट को वेल बिफोर टाइम बहुत अच्छा होमवर्क करने की ज़रूरत है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप यूके की डेस्टिनेशन को देखें, आपके पास यूरोप की बहुत अच्छी डेस्टिनेशन साहब, आपने होमवर्क का तो बता दिया, ये भी साथ साथ बता दीजिएगा कि बड़ी मिसकंसेप्शंस भी हैं असाइलम को लेकर, जैसे कि और क्या क्या गलतियां या क्या क्या हम मिसकॉन्सेप्ट चीज़ों को करते हैं कि हमें लगता है कि बहुत आसान है, हम बस चले जाएं वहाँ खुद ही सब बंदोबस्त हो जाएगा। तो वो गलत फहमियाँ दूर करने की कितनी ज़रूरत? देखिए, असाइलम जो है ये तो एक टेम्प्रेरी रिलीफ है, बहुत ही टेम्प्रेरी रिलीफ है। डेफिनेटली उसके अंदर सर्टन टाइम के लिए आपको कुछ टाइम मिल जाता है कि उस टाइम के लिए आप अपना कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन देख लें, लेकिन दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। और असाइलम के भी अब उनकी कोर्ट्स बड़ा क्विक डिसीजन करने वाली है इस फैसले के बाद, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि अगर 15,000 के करीब एक साल में एप्लीकेशंस आई हैं, तो उन 15,000 लोगों को हमने फौरन कैसे करना। अच्छा आसिफ साहब, कोर्ट्स तो क्विक फैसले कर ही रही हैं, ये बताइएगा कि कोई बड़ा क्रैकडाउन भी हो सकता है आने वाले दिनों में? बिल्कुल होगा, क्रैकडाउन भी होगा, और उसके अंदर वो, क्योंकि ये तो अभी लग रहा है वार्निंग है। क्रैकडाउन इस तरह से होगा कि वो फॉलो अप जरूर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो अगर उन्होंने इनको ईमेल्स कर दी हैं या उनको नोटिसेस दे दिए हैं तो उसको फॉलो अप नहीं किया जाएगा। उन्होंने डिसाइड किया कि जो हमारे सिस्टम पे ये बोझ बने हुए स्टूडेंट हैं या इमिग्रेंट हैं, उनको फौरी तौर पे यहाँ से एक तरह से आप डिपोर्ट करें, मुल्क बदर करें, ताकि नए लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी जाए। बिल्कुल ठीक है, नए लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले और फिर यूके को भी उसका कुछ फायदा हो। बहुत शुक्रिया आसिम साहब आपके वक्त का। और नाजरीन, जितने भी लोग वहाँ पर मुकीम हैं और वो इलीगली वहाँ पर रह रहे हैं, तो बेहतर है कि आप डिपोर्ट होने से बचें। यहाँ से आप सबक सीख लें कि सिस्टम पर बोझ बन जाए तो कोई आपको बर्दाश्त नहीं करता है। बिल्कुल जी, सिस्टम पर बोझ बन जाए तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, और फिर मुश्किलात जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो बेहतर यही है कि आप पहले से प्लानिंग करें ताकि आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में आपको मसला ना हो। तो और फिल वक्त यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद जी हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाएंगे, तब तक के लिए स्टे विद अस। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात कर लेते हैं जी गोरी रंगत की, चमकदार और तरोताज़ा जिल्द का ख्वाब शायद हर इंसान देखता है, और ख़ास तौर पर ख़वातीन देखती हैं, और ये ख्वाहिश होती है कि जी हमारी जो स्किन है वो बड़ी ग्लोइंग हो, चमकदार हो, रंग गोरा हो, और क्या ही बात हो फिर लेकिन गोरे रंग को पाना बड़ा मुश्किल काम है, और इसको टोटके से कैसे हासिल किया जा सकता है, आज हमारी बहुत ही प्यारी सी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि घरेलू टोटकों की मदद से चेहरे की रौनक कैसे बढ़ाई जा सकती है और फेस पे ग्लो कैसे लाया जा सकता है कुदरती तौर पर। तो नईमा आपा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, उनसे जानेंगे कि गोरा रंग कैसे किया जा सकता है घरेलू टोटके से, और कुदरती तौर पर चीजें क्या खाई जा सकती है। जी वेलकम। थैंक यू। अच्छा, वैसे मैं अपनी बात का आगाज अगर इस बात से करूं कि गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, ठीक है। तो ये है कि वाकई जमाना जो है पुराना नहीं होता, चाहे बच्चा है उसको भी यही शौक है कि जरा क्रीमें लगा लूं। अगर अभी मेरे पास जो कॉल्स आती है ना, आप यकीन माने 70-80 प्लस, और मुझे बड़ी खुशी होती है, वो भी यही चाहती है कि बेटा थोड़ा सा कलर जो है वो डल हो गया, तो कोई ऐसा टोटका बताओ ना कि हम भी ऐसे हो जाए। तो रिश्तों के लिए बड़ा मसला होता है, जब रिश्ता देखने आते हैं तो कहते हैं रंग गोरा और हम तो है ही है ना। मैं वैसे ही बात कर रही हूँ कि छोटे बड़े मैंने दोनों को बताया। अच्छा, बहुत ही आसान है आजकल। असल में एक्चुअली बात यह है कि जो मौसम चल रहा है ना बरसात का, ठीक है, और सैलाब की सीलन हर जगह आपको चिप चिप सी फील होती है, तो उसमें आप ना तो अपनी स्किन केयर कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें जो सबसे ज्यादा कमी हम कर रहे हैं अपने अंदर वो करें हम पानी की, कि पानी नहीं पी रहे हैं। सबसे जरूरी हिदायत है ये सबको
सबको मैं बता रही हूँ कि पानी जरूर पिए। पानी जितना आप पी रहे हो उससे 2 गिलास एक्स्ट्रा पिए, क्योंकि पसीना पानी जरूर पिए आप। एक तो ये है कि इससे स्किन हाइड्रेट रहेगी, स्किन हाइड्रेट रहेगी आपकी, वैसे स्किन ग्लो करती है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आज आप लोगों को पता है कि मेरा स्लोगन जो बैक टू नेचर है, मैं नेचुरल रेमेडीज, नेचुरल तरीकों से ही, नेचुरल टोटकों से ही मैं आप लोगों को वो तरीके बड़े बड़े महंगे इलाज से कोशिश करती हूँ, महंगे इलाज से कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बचा सकूं, आप लोगों के पैसे जो हैं वो बच सकें, ठीक है, ताकि आप उनमें अपने अच्छे जोड़े बना लें। चलें, अच्छा जी, अब मैं इसके लिए क्या चीज़ आज लेके आई। इस मौसम में स्किन आपकी चाहे ऑयली है, चाहे आपकी स्किन ड्राई है, और चाहे आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, तीनों स्किन, ऑल टाइप स्किन, एक सीरम ऐसा लेके आई हूँ कि जो आप लोग लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये जो मसला है ना, ये गोरे रंग वाला, ये आपका ख्वाब पूरा होने वाला है। तो आपा फिर गोरे रंग के सफर में हम भी आपके साथ शामिल हो जाते हैं। सिर्फ ये आपा के नुस्खे में ना 15 मिनट में मैं गोरी सब गोरे गुनगुना भी दें आप, गोरे हो जाएंगे सब। ये देखिए, ये है अलसी। अलसी स्किन को हाइड्रेट करती है, ठीक है। ये आपकी कितनी मर्जी आपकी स्किन ड्राई हो, आप अलसी की जेल, ये देखिए मैंने जेल, ये क्योंकि आज मेरी तो उसका हिस्सा सीरम का हिस्सा, लेकिन फिर भी मैं दिखा दूं, ये देखिए अलसी की जेल है। ये अलसी की जेल है, ये अलसी की जेल है, एलोवेरा भी नहीं, ये सिर्फ अलसी की जेल है। आप लोगों को मैं बार बार दिखा रही हूँ, देखिए ये इस तरीके की बन जाती है, ठीक है। क्या किया मैंने, सिर्फ 1 चम्मच अलसी ली है, सिर्फ 1 चम्मच अलसी ली है, और उसके साथ मैंने सिर्फ 1 कप पानी के अंदर इसको लो फ्लेम पे रख दिया। ये देखिए कितनी सारी जेल आ गई है। अच्छा, बिस्मिल्लाह, अब शुरू करते हैं हम। ये हमने ली है, इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच के करीब अलसी की जेल। अब ये प्लांट छोटा नहीं है, क्योंकि मैं इसको इसलिए आज लेके आई थी कि बड़ा सारा प्लांट था, ये कट के छोटा हो गया, और ये तकरीबन 20 दिन से मेरे फ्रिज में रखा हुआ, खराब नहीं हुआ। इसको रखने का तरीका भी साथ में मैं बताऊंगी कि इसको रखने का तरीका ये है कि आप लोगों ने इसको काट के पहले तो रात को अपने पानी में रख देना, उसको येलो पार्ट निकल जाता है, ताकि जिससे एलर्जी होती है। फिर इसको जब आप भी रखें इसी शक्ल में रखें, ठीक है। लोग क्या करते हैं, जेल निकाल के रख लेते हैं, उसमें फंगस लग जाती है, ठीक है। हाँ जी, अभी देखिए आप लोगों के सामने ही जेल निकलेगी इसकी, ठीक है। ये इतनी फ्रेश है, कहीं हाथ पे ना लग जाए, इसलिए जेल निकाल लेते हैं। हाँ, ये नहीं, ये देखिए ये नेचुरल तरीके से मैं आप लोगों को जेल निकालना सिखाऊंगी आज। हम इतने महंगे सिरम्स जो खरीदते हैं, ये महंगे, बहुत नेचुरल सिरम आपके पास ही मौजूद है। ये बहुत नेचुरल सिरम, ये देखिए, ये बगैर लम्स के ये जेल आ गई है, नजर आ रही है ना आप लोगों को। ये इस तरीके से आप लोग इसके अंदर, सॉरी ये गिर गया, इसके अंदर से इस तरीके से आप लोग जेल निकाला करें, और दूसरे पीस की फिर मैं निकालती हूँ। यही तरीका है, सेम यूं ही आपने इसकी जेल जो है वो निकाल लेनी, ठीक है। ये एलोवेरा की ट्यूब्स मिलती हैं, जिस तरह से वो आर्टिफिशियल चीजें, आर्टिफिशियल आप डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं सारा मैं फ्रेश कर रही हूं, नेचुरल ट्यूब है, नेचुरल दिखा रही हैं कि हमारे पास किस, ये देखिए ये सारी की सारी, ये देखिए ना किस तरीके से ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है, आपकी स्किन एंटी एजिंग के जो भी मसाइल आपके वो सारे के सारे सॉल्व हो जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप वैसे भी एलोवेरा जेल इस तरीके से लेके आप फेस के ऊपर लेप करें, इंशाल्लाह एंटी एजिंग वाले जो आपके प्रॉब्लम है वो सारे सॉल्व। ये मुझे जैसे 2-3 अंगूर तोड़ के दो, ये खोलें आप मेरे हाथ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया था, चला ये खोल दो। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अंगूर खा भी लूँ साथ साथ। हाँ, खा लो, अंगूर खट्टे हैं। 4 अंगूर, ठीक है। देखिए इसमें मैंने सिट्रिक कहा, ये खोल के जरा दो, ये आंबा हल्दी, देखिए इसके अंदर एलोवेरा की जेल गई है 1 चम्मच, 1 चम्मच ही अलसी की जेल है, और सिट्रिक का जो मैंने यूज किया है सोर्स, वो मैंने किया है अंगूर, वाओ, ठीक है। अंगूर का जूस हम डालेंगे, अंगूर का जूस इस तरीके से हम इजीली, लेकिन क्योंकि मेरा पर्पस आप लोगों को दिखाना कि आप लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल ही नहीं है। देखिए ये आप लोगों के सामने ये इसका पानी आ गया, ठीक है। ये देखिए ये आ गया अंगूर का। ये सिट्रिक का मैंने सोर्स इसलिए किया कि आपकी स्किन को ब्राइट भी करता है, और जिनकी स्किन ड्राई है, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट लेमन लगाएंगे, लेमन का फौरन से एकदम से एलर्जी होती है, लेमन पे खारिश होती है। और आप इसके अल्टरनेट वेज में अगर हम लेमन यूज करना चाहें, अल्टरनेट वेज में जिनकी स्किन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ऑयली, वो लगा सकते हैं लेमन, ठीक है। ये देखिए ये इसमें हो गया, ये 4 लेमन का भी बहुत है, फ्रूट्स महंगे नहीं, 4 डाले ना, 4 अंगूर है बस, ठीक है यार। वो जो आपने सीरम लेने 18-20 वो तो बहुत ही महंगे हैं, उससे कंपेयर करें घरों में, मतलब आमतौर पर अगर अंगूर अवेलेबल ना हो तो ये देखिए अब ये मैं सिर्फ किस लिए दिखा रही, छुरी की नोक से मैंने 1 चुटकी के बराबर हल्दी ली, ठीक है। और आप ये नेचुरल वाली है, वो जो पीस के, नेचुरल वाली नहीं, देसी हल्दी, जिसको अम्बा हल्दी बोलते हैं। ये लेके ये आपका सीरम जो है कम से कम 5 से 6 दिन का सीरम, अगर आप फ्रिज में रख के, अगर आप फ्रिज में रख के इसको यूज करेंगे तो 5 से 6 दिन, मर्द खवातीन बच्चे बड़े बूढ़े दिन में 1 बार 10 बार 20 बार लगाएं,
इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये जितनी बार लगाएंगे उतना फायदा। देखिए जो हम महंगे सीरम लेते हैं उसमें फिर पाबंदी बताते हैं, आग के सामने नहीं जाना, धूप के सामने नहीं जाना, आपने ये रात को लगाना है, इसको टैप टैप करना है, इसको ये इसमें कोई पाबंदी नहीं। आपकी आपा ने आप लोगों के लिए ये देखें, ये फाइन सीरम, ये देखिए ये फाइन सीरम बना दिया। ठीक हो गया, ठीक है, ये हो गया है अब लगाने का। अब आप चाहते हैं कि हम महंगे महंगे ट्रीटमेंट से भी बचें। ये देखिए सीरम हो गया ना, कर लिया ना नोट आप लोगों ने, ठीक है। ये मैं आप लोगों को अपने हाथ पे डाल के भी दिखा देती है। ये देखिए ऐसे ही होते हैं ना सीरम, ऐसे ही होते हैं बिल्कुल। ये देखिए जिस तरह हेलोरोनिक सीरम होता है, ठीक है, हेलोरोनिक भी है, विटामिन सी भी है, नाइसिनामाइड भी, इसके अंदर सब कुछ है। आपको गोरा भी करेगा, आपको आपकी स्किन को ये टाइट भी करेगा, ब्राइट भी करेगा, सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। अब आ जाते हैं एक और नुस्खे की तरफ, वो बहुत ही कारआमद है, वो हर एक ने करना है। मौसम उसका आ गया है, कोई ना बचे काला, ठीक है, कोई ना बचे अब काला, गोरे, कोई नहीं बचेगा काला। कोई क्रैक डाउन नहीं होने लगा, क्रैक डाउन नहीं होने लगा, लेकिन अच्छा काले दिल वालों का क्या, उनके दिल खुद ही चिट्टे हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ओके, अनार। अच्छा ये देखिए, अब ये सीरियस होके सुने इसको। ये एक खास टोटका है, नुस्खा है, बहुत पुराना है और बहुत लोगों ने किया है। वो लोग जो महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाने जा रहे थे, आप यकीन माने वो वापस आ गए और मुझे फीडबैक दिया है। ये क्या चीज है? ये अनार है। अनार की ये खास किस्म है, बदाना जिसको हम बोलते हैं ना, बी दाना, ठीक है, बदाना। आप ये सिर्फ मैं एक क्यों लेके आई हूँ, सिर्फ इसलिए लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कितना होना चाहिए, क्या मिकदार हो, ये देख लें आप, इसका जज कर लें कितना सा अनार है। इसका सिर्फ करना ये है कि ये वाला पार्ट उतार देना है। आप लोगों ने वॉश करके 1 कप दूध के अंदर, बड़ा मग, तकरीबन 1 पाव से 1.5 पाव दूध हो, उसके अंदर रात को इसके पीस, इसके समेत पीस, चले मैं करके दिखाऊंगी आप लोगों को, छिलके समेत, ठीक है। ये पार्ट हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। ये गौर से देखने वाली बात है। बिस्मिल्लाह। अब ये वॉश हुआ है, ठीक है, ये वॉश हुआ है। आप लोगों ने इसको, ये है, ये मीठा होता है कुदरती, ठीक है। इसके इतने पार्ट, ओके, स्लाइसेस में, जैसे स्लाइसेस में, छिलके के समेत, इसकी झिल्ली के समेत, ये इसकी चर्बी है, ठीक है, इसके समेत, इसके पूरे के पूरे दूध में रात को भिगो के रख देने हैं। रात को भिगो के रख दिए, सुबह एज इट इज यही छिलका सब कुछ अंदर जाएगा, इसको ब्लेंड करें खूब, ओके, और फिर इसको कपड़े से छान लें या अच्छे तरीके, आजकल तो स्ट्रेनर बहुत अच्छे आए हुए, तो सुबह निहार मुंह इसको पीना शुरू कर दें। सुबह निहार मुंह पीना शुरू कर दें, 40 दिन लगातार पीना है। आपका रंग इतना गोरा होगा कि जितना ये, वाओ, ठीक है, अनार के दाने जैसे आप हो जाएंगे। ये तो गुलाबी रंग भी आ रहा है, गुलाबी रंग, आपका रंग गुलाबी हो जाएगा ना, गोरा गुलाबी हो जाएगा। अच्छा, इसका एक और फायदा है कि जिनको बुखार की वजह से हड्डियों में दर्द होता है ना, कमजोरी होती है कि फिर बुखार हो जाता है, बुखार उतरा है कमजोरी से, ठीक है, फिर बुखार हो जाता है, उसका भी ये बेहतरीन इलाज है। ये जो मिल्क शेक होगा अनार का, ये सिर्फ आपको गोरा गुलाबी नहीं, आपकी हड्डियों से बुखार को भी खत्म करेगा। ये मैं स्पेशल इसलिए लेके आई थी क्योंकि आज सिर्फ मेरा जो सेगमेंट था वो था ही गोरे रंग पे, तो आज मैंने पीने में भी बताया, आज मैंने लगाने में भी बताया है। एक अनार 100 बीमारी, तो हो गया, एक अनार 100 बीमारी, एक अनार और सब गोरे, सब गोरे। हाँ, अब इसके अंदर क्या मौजूद है? कोई और नुस्खा भी है जो कि आप शेयर करना चाहते हैं? ये भी है, अच्छा कि आपने याद दिया। अच्छा, ये देखिए, ये आप लोगों को नजर आ रही है मुलट्ठी और हनी, ठीक है ना, हनी, शहद। इसके अंदर मैंने जो एक चीज डाली हुई है, वो ये अमूमन मेरे घर में बनी हुई रखी होती है, ठीक है। ये अपने घर से मैं वैसे उठा के ले आई थी क्योंकि आजकल इसकी बहुत जरूरत है। ये है जो खांसी हर वक्त खुनकी नहीं लगी रहती है, हर वक्त बदलते मौसम में, बदलते मौसम में जो खुनकी होती है, खुनकी का इलाज ये किया क्या है मैंने, मैं आप लोगों को निकाल के दिखाऊं। हाँ, एग्जैक्टली हमें ऐसा तो बहुत हो रहा है। अच्छा, ये देखें, ये मैंने क्या किया, मुलट्ठी को लेके उसको कूट लिया, ठीक है ना, कूट लिया, कूट के इसके अंदर मैंने ये 4 चम्मच शहद था, ठीक है, और 1 चम्मच ही आप मुलट्ठी लगा ले, इतना सा पीस था, उसको कूट के छोटे छोटे पीस कर लिए उसके, और फिर उसके अंदर मैंने 1 चम्मच अदरक का ताजा जूस डाल दिया। अभी देखिए, आपको कोई इसमें स्मेल नहीं आएगी, तकरीबन ये पिछले 20-22 दिन से रखी हुई है, ठीक है ना। ये जो अदरक का जूस होता है ना, मुलट्ठी जो है इसको अपने अंदर सक कर लेती है, और ये हनी में पड़ी, इसको आपने सिर्फ मुंह में रख लेना है, आहिस्ता आहिस्ता इसको चूसते रहना है। अदरक का रस भी, मुलट्ठी भी, और साथ में हनी भी जाएगा। ये जो हर बेहतरीन चीज है, जो खास खुनकी जिसको हम बोलते हैं इस मौसम की वजह से, खुश खांसी जिसको कहते हैं, खुश खांसी,
खुश्क खांसी, क्योंकि गर्मी से सर्दी में जा रहे हैं, सर्दी से गर्मी, हमें खुद नहीं समझ आ रही कि हम कहाँ खड़े हैं, ठीक है, तो ये उसका बेहतरीन इलाज है, बहुत बेहतरीन। बच्चे बड़े ये भी सब लें, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट जो टोटके होते हैं ना, जो ऑलमोस्ट मेरे इलाज होते हैं वो सब के लिए होते हैं, मैं ऑल टाइप के लिए लेके आती हूँ। अब दही भी मौजूद है, हनी भी मौजूद है, केले भी बाकी रह गए हैं, अब कौन सा नुस्खा तैयार होने वाला है? अब नुस्खा जो तैयार होने लगा है वो है खास तौर पर 60 सेकंड है, 60 सेकंड में ही हम कर देते हैं। 1 मिनट का नुस्खा, 1 मिनट से भी छोटा नुस्खा है। ये देखिए, ये है बलाई वाला, मैं आज स्पेशल यूं ही लेके आई थी कि आप लोगों को नजर आए, ठीक है। जिनकी स्किन साथ में ऑयली भी है, ड्राई भी हुई, ऑल टाइप स्किन, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने डाला, ये खोलो जल्दी से खोलो ये। इसके अंदर मैंने डाली है 1 चुटकी, सिर्फ 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप हनी। ओके, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, प्लम करेगा, और ये देखिए ये एक बड़ी अच्छी सी क्रीम बन गई, काइंड ऑफ मास्क। अच्छा, ये मास्क, ये तो देखो मैंने बताया 10 बार लगाई, ठीक है, ये दिन में एक बार लगा। ये देखिए, ये ऐसी ये बन गई, एक बड़ी मुलायम सी क्रीम बन गई है। ये आधे घंटा लगाना है फेस के ऊपर, आधे घंटे के बाद आप सिंपल पानी से वॉश करें, बाद में कोई लोशन वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं, यानी कि अब वो गाने सारे चेंज हो जाएंगे, काला सा काला मेरा काला ये दिल अब गोरा होने नहीं, अब वो होगा ना गोरे रंग का जमाना, कभी ना होगा पुराना। एग्जैक्टली जी, ये इस तरह ये क्रीम लग जाएगी। सही, इसको रिमूव करें, आधे घंटे के बाद वॉश करके फिर डन जी। हमारे पास वक्त की किल्लत है और नुस्खे इतने अच्छे हैं कि हम चाह रहे हैं कि सब जान लें और जल्दी जितने आपने जान लिए ये आप ये यूज करें और फिर आपको बुलाएंगे और भी नुस्खे जानेंगे दीगर भी। अभी तक के लिए जी हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह। कल दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।